Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is pharmacology of posterior pituitary hormone. Posterior pituitary hormone जो होते हैं, असल में ये जो हार्मोन्स होते हैं posterior pituitary के, ये posterior pituitary खुद प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं। मेनली दो हार्मोन posterior pituitary सिक्रीट करता है, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा आर्जिनिन वेसोप्रेसिन, या उसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। ये दोनों हार्मोन दोबारा बता देता हूँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्शन के बाद ये इन्फेंटिबुलम से होते हुए पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आ जाते हैं, वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे और फिर वहाँ से सीक्रीट हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलस। आपको पता है कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ने ऑक्सीटोसिन को बनाना है, जबकि पैरावेंट्रिकुलर सेल ने एडीएच को बनाना होता है। या मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया, पैरावेंट्रिकुलर सेल ने ऑक्सीटोसिन और सुप्रा ऑप्टिक ने एडीएच प्रोड्यूस करना होता है। वैसे दोनों सेल दोनों हार्मोन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इनके हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन से स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन या एवीपी या एडीएच दोनों के दोनों नैनोपेप्टाइड होते हैं, ठीक हो गया, ओके। और इनके अंदर एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, जो हमने बिल्कुल स्टडी नहीं करना। हमने सिर्फ इन हार्मोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके क्लिनिकल यूजेस, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन को पढ़ना है, और इन हार्मोन के एंटागोनिस्ट होते हैं, उनका क्या क्लिनिकल यूज होता है। स्टार्ट करते हैं ऑक्सीटोसिन से। तो ऑक्सीटोसिन ने जिस रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना है वो है GQ, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के जरिए काम करता है। ऑक्सीटोसिन IP3 डैक कैल्शियम सिस्टम से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ये प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन के रिलीज को बढ़ा देगा। इस तरीके से भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ ऑक्सीटोसिन मायो एपिथेलियल सेल पे बाइंड करने के बाद इनकी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। मायो एपिथेलियल सेल जो कि एल्वुलाई को सराउंड करते हैं, स्पेसिफिकली वो एल्वुलाई जो ब्रेस्ट के अंदर होते हैं उनको सराउंड करता है, और मायो एपिथेलियल सेल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मिल्क इजेक्शन होती है। तीसरा, कुछ ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा। जो वेसोप्रेसिन रिसेप्टर होते हैं V1 और V2, जिनका मेन फंक्शन है V1 का मेन फंक्शन है क्या, प्रेशर रिस्पॉन्स, वेसो कंस्ट्रक्शन, और V2 का मेन फंक्शन है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना, डायूरिसिस को मिनिमाइज कर देना। स्टार्ट करते हैं इनके क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की तरफ। तो ऑक्सीटोसिन लेबर को इंड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिकली उन कंडीशन में जिनमें लेबर को इंड्यूस कराना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में, मेटरनल डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड है, या प्री क्लैम्सिया कुछ ज्यादा सीवियर हो गया, इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो गया है, या मेम्ब्रेन्स के रप्चर होने के चांसेस काफी ज्यादा है, या मेम्ब्रेन्स काफी ज्यादा वीक हो गई है, मजीद प्रेगनेंसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इस केस में हमें लेबर को इंड्यूस कराना पड़ता है, ठीक हो गया, इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर। दूसरी तरफ कभी कभार लेबर प्रोट्रैक्ट हो जाता है, लेबर आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा होता, तो उस प्रोट्रैक्टेड लेबर को ऑगमेंट करना, स्ट्रॉन्ग करना, उसके लिए भी हम ऑक्सीटोसिन यूज करते हैं। तीसरा फंक्शन है कि पोस्टमार्टम पीरियड में जो हैमरेज होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम ऑक्सीटोसिन देते हैं प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर, क्योंकि ये यूट्राइन एटोनी करवा देगा। जब यूट्राइन एटोनी होगा तो ब्लड वेसल कंप्रेस नहीं हो पाएगी, जब ब्लड वेसल कंप्रेस नहीं हो पाएगी तो पोस्टमार्टम पीरियड में हैमरेज भी कम से कम होगा। चौथा है ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। अब होता क्या है कि एंटीपार्टम पीरियड के अंदर, एंटीपार्टम का मतलब है कि पार्चुलेशन से पहले, एंटीरियर, ठीक हो गया, ओके। इस केस में होगा क्या, इसमें जो ऑक्सीटोसिन होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है एंटीपार्टम पीरियड में, लेकिन पोस्टमार्टम पीरियड में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ब्लॉक करता है। हम बात कर रहे थे एंटीपार्टम पीरियड की। एंटीपार्टम पीरियड में बर्थ से पहले यह करता क्या, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्लेसेंटल ब्लड फ्लो कम से कम हो जाता है, क्योंकि यूट्रस के स्मूथ मसल प्लेसेंटा को कॉन्स्ट्रेक्ट करना शुरू कर देती है, प्लेसेंटल ब्लड फ्लो कम से कम हो जाएगा। जब फीटस की तरफ प्लेसेंटल ब्लड फ्लो कम से कम हो जाएगा तो फीटस को ये चेक करने के लिए कि फीटस का क्या रिस्पॉन्स आता है, फीटस में क्या हाइपोक्सिया तो नहीं हो जाएगा, साइनोसिस तो नहीं हो जाएगा, फीटस कितना ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। ये चेक करने के लिए कि फीटस के पास क्या ड्यूरेबिलिटी है, कितनी ताकत है कि वो हाइपोक्सिया को, साइनोसिस को बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। तो ये 4 क्लिनिकल एप्लीकेशन होती है ऑक्सीटोसिन की। अगर हम टॉक्सिटी की बात करते हैं तो फिर ऑक्सीटोसिन की जो टॉक्सिटी होती है वो दो प्रोसेस की वजह से हो जाती है। पहला एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा इंक्रीज वेजो प्रेशर रिस्पॉन्स, ADH वाले एक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन V1 और V2 रिसेप्टर पे बाइंड करना शुरू कर देता है। अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ज्यादा एक्सेसिव होगी तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डिलीवरी से पहले अगर ज्यादा होगी तो प्री मैच्योर लेबर भी हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है, मेम्ब्रेन रप्चर भी हो सकती है, अबॉर्शन भी हो सकता है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, ठीक हो गया, ओके। इसके अलावा वेजोप्रेसर रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, तो वेजोप्रेसर रिसेप्टर की एक्टिवेशन होने की वजह से आपको हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ऑस्मोलैरिटी को कम कर देगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा तो हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, तो हार्ट फेलियर हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं क्योंकि सोडियम का कंसंट्रेशन कम हुई पड़ी है, और फाइनली डेथ भी हो सकती है, ओके,
ठीक हो गया। ये तो थे इसके साइड इफेक्ट। अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन वही चीज है जो एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। फीटल डिस्ट्रेस, फीटल माल प्रेजेंटेशन, प्लेसेंटल एब्रप्शन या प्रीवियस एक्सटेंसिव यूट्राइन सर्जरी, इसके अंदर ऑक्सीटोसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करते। ऑक्सीटोसिन के एंटागोनिस्ट को हम एटोसिबान बोलते हैं, जो कि टोकोलिटिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल आता है। टोकोलिटिक एजेंट इसके अलावा कुछ बीटा एगोनिस्ट भी होते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट भी होते हैं, जो टोकोलिटिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, प्री मैच्योर लेबर को सप्रेस कर देते हैं। अब नेक्स्ट हार्मोन है आर्जिनिन वेसोप्रेसिन या एडीएच। एडीएच के दो रिसेप्टर होते हैं, V1 और V2। अब V2 भी आगे दो टाइप का होता है, रीनल और एक्स्ट्रा रीनल। जो V1 होता है स्मूथ मसल के ऊपर पड़ा हुआ होता है, GQ मैकेनिज्म के जरिए वेजो कंस्ट्रक्शन करवा देगा। जो V2 होते हैं कुछ रीनल के ऊपर और कुछ एक्स्ट्रा रीनल। जो रीनल के ऊपर पड़े हुए होते हैं वो जो कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर पड़े हुए होते हैं, जहाँ पर उन्हें वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना बाय इंसर्शन ऑफ एक्वापोरिस 4। ठीक है। जो एक्स्ट्रा रीनल होते हैं उन्होंने 1 विलिब्रेंट फैक्टर और फैक्टर 8 इनके रिलीज को बढ़ा देना है। ठीक है। तो मैंने एरो को थोड़ा ऊपर करना चाहिए था, मैंने नीचे कर दिया एरो। ओके, तो एरो ऊपर की तरफ हो गया तो उनकी रिलीज को बढ़ा देगा। ठीक है। जो वेसोप्रेसिन होता है तमाम रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है, चाहे V1 और V2 हो, लेकिन डेस्मोप्रेसिन से V2 पर जाके बाइंड करता है। क्लिनिकल यूजेस की तरफ आते हैं तो ये पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, या पीडियाट्रिक वार्ड में नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एन्यूरेसिस का मतलब है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गया, क्योंकि ये डायूरेसिस को मिनिमाइज कर देती है तो यूरिन का वॉल्यूम भी कम से कम होगा। तो ये नॉक्टर्नल रात के वक्त जो हाजत होती है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। चूंकि ये 1 विलिब्रेंट फैक्टर और फैक्टर 8 को रिलीज करवा देते हैं तो ये ब्लीडिंग टेंडेंसी वाला जो ब्लीडिंग कंडीशन है उसको भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल इसोफेगल वायरसिस है या क्रोनिक डायवर्टिकुलम है। लास्ट में लिखा है कि जो एपिनेफ्रिन होती है किसी की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, किसी की लाइफ को बचाने के लिए जो प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं एडवांस्ड कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट। इसमें एपिनेफ्रिन यूज करते हैं किसी की जान बचाने के लिए, शॉक को मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन एपिनेफ्रिन को रिप्लेस करके हम एडीएच भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एडीएच भी वेसोप्रेसर होता है। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो फिर हेडेक है, नोजिया, वॉमिटिंग है, क्रैम्प्स हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, सोडियम का लेवल कम हो जाएगा तो सीजर्स हो सकती है, डेथ वगैरह हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कोरोनरी हार्ट डिजीज है। इसके एंटागोनिस्ट की तरफ चलते हैं तो इसके एंटागोनिस्ट डिपेंडिंग अपॉन कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, V1 और V2। ठीक है। जो V1 और V2 पे जाके बाइंड करता है तो वो कोनिवेप्टिन है, जबकि टोल्वेप्टेन V2 पे जाके बाइंड करता है। कोनिवेप्टिन को इंट्रावेनस फॉर्म में दोगे, जबकि टोल्वेप्टेन को ओरल फॉर्म में दोगे। कोनिवेप्टिन को यूज करने की वजह से इन्फ्लुएंस साइट रिएक्शन हो सकती है, जबकि टोल्वेप्टेन को यूज करने की वजह से हेपेटोटॉक्सिटी हो सकती है। दोनों का एक ही क्लिनिकल यूज है कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट के अंदर जो हाइपोनेट्रीमिया उसको ट्रीट कर देना, या सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी इस चैप्टर को अच्छे तरीके से डायूरेटिक वाले चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। तो आप उसकी वीडियो देख लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, नोट्स वाली वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।